Welcome. Good morning, all DMLT students. तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन एपीटीटी यानी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। दूसरा है टीटी यानी थ्रोम्बिन टाइम। और तीसरा है फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। तो ये तीन लेक्चर हैं, तीन टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आज के लेक्चर में आप डिस्कस करोगी हीमेटोलॉजी से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्या है? एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम यानी एपीटीटी। तो एपीटीटी मेजर द क्लोटिंग ऑफ प्लाज्मा आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ कॉन्टैक्ट फैक्टर बट विदाउट द एडिशन ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम क्लोराइड। यानी एपीटीटी क्या मेजर करता है कि क्लोटिंग प्लाज्मा को मेजर करता है कि आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ कॉन्टैक्ट फैक्टर, यानी जो क्लोटिंग फैक्टर कॉन्टैक्ट में आने के बाद एक्टिवेट होते हैं उसकी क्या है, क्लोटिंग मैकेनिज्म को मेजर करता है प्लाज्मा की विदाउट द एडिशन ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी बिना किसी टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के और क्या है कैल्शियम क्लोराइड के ऐड किए हुए, जैसे अपन ने प्रोथ्रोम्बिन टाइम में किया था। नेक्स्ट देखिए नॉर्मल वैल्यू क्या है? तो 36 to 40 सेकेंड यानी 36 से 40 सेकेंड क्या है इसका नॉर्मल टाइम है। रिएजेंट रिएजेंट एडिड आर, रिएजेंट कौन से काम में लेते हैं? तो एक तो कोलिन्स रिएजेंट काम में लेते हैं और एक फॉस्फोलिपिड काम में लेते हैं। दीज आर स्टैंडर्ड रिएजेंट, यानी ये क्या है? स्टैंडर्ड रिएजेंट है। एपीटीटी मेजर्स बाय द इंट्रेंसिक पाथवे, यानी एपीटीटी किसके द्वारा मेजर की जाती है? तो इंट्रेंसिक पाथवे के द्वारा। एपीटीटी डिपेंडेंट अपॉन द फैक्टर 12th, यानी एपीटीटी की कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? तो 12th फैक्टर के ऊपर। और आपने देखा हो क्लोटिंग मैकेनिज्म में इंट्रेंसिक पाथवे किससे शुरू होता है? 12th फैक्टर से शुरू होता है। तो एपीटीटी मेजर द क्लोटिंग ऑफ प्लाज्मा, यानी एपीटीटी किसको मेजर करता है? प्लाज्मा की क्लोटिंग को मेजर करता है आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ कॉन्टैक्ट फैक्टर, यानी कॉन्टैक्ट फैक्टर के एक्टिवेट होने के बाद, बट विदाउट द एडिशन ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम क्लोराइड, यानी बिना टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के और कैल्शियम क्लोराइड के ऐड किए बिना, यानी उसमें जोड़े बिना। नेक्स्ट वॉल्यूम क्या है इसका, यानी नॉर्मल वैल्यू क्या है? तो 36 to 40 सेकेंड। रिएजेंट कौन सा काम में लेते हैं अपन एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन में? तो एक तो कोलिन्स रिएजेंट काम में लेते हैं, एक क्या लेते हैं? फॉस्फोलिपिड। दीज आर स्टैंडर्ड रिएजेंट, ये क्या है? स्टैंडर्ड रिएजेंट है दोनों ही। एपीटीटी मेजर्स बाय द इंट्रेंसिक पाथवे, यानी एपीटीटी किसके द्वारा मेजर की जाती है? कौन से पाथवे के द्वारा? तो इंट्रेंसिक पाथवे के द्वारा। और एपीटीटी डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर 12th, यानी एपीटीटी क्लोटिंग मैकेनिज्म के कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? तो 12th फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। और आपने देखा हो कि ब्लड क्लोटिंग के अंदर दो पाथवे होते हैं, एक तो एक्सट्रेंसिक जो किससे शुरू होता है? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन से, और एक होता है इंट्रेंसिक जो किससे शुरू होता है? 12th क्लोटिंग फैक्टर से। यानी एक्सट्रेंसिक तो थर्ड क्लोटिंग फैक्टर से और इंट्रेंसिक किससे शुरू होता है? 12th क्लोटिंग फैक्टर से। और एटीपी एपीटीटी किसके ऊपर डिपेंड है? 12th क्लोटिंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट देखिए रिएजेंट यानी रिक्वायरमेंट क्या क्या है? एक तो स्टॉप वॉच चाहिए आपको, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, और रिएजेंट आपको पता ही है, एक तो क्या है कॉलिन्स रिएजेंट और क्या है फॉस्फोलिपिड, एक चाहिए पिपेड सैंपल कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्या है फिर एपीटीटी का प्रोसीजर क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द पेशेंट सैंपल इन सोडियम सिट्रेट वाइल, यानी सबसे पहले तो आप क्या लोगे कि पेशेंट का सैंपल लोगे किसके अंदर? सोडियम सिट्रेटेड वाइल के अंदर। कितना? 2 ml। नेक्स्ट आफ्टर देन सेंट्रीफ्यूज द सिट्रेट वाइल एट 2000 RPM फॉर 3 मिनट, यानी उसके बाद क्या है आप सिट्रेट वाइल को सेंट्रीफ्यूज करोगे कितने RPM के ऊपर? 2000 यानी 2000 RPM के ऊपर। कितने मिनट के लिए? 3 मिनट के लिए। टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड एडिड स्टैंडर्ड रिएजेंट इन इक्वल अमाउंट, फिर आपको एक टेस्ट ट्यूब और लेनी है और उसके अंदर जो स्टैंडर्ड रिएजेंट है यानी कोलिन्स रिएजेंट और फॉस्फोलिपिड वो दोनों क्या है इक्वल अमाउंट के अंदर ले लेने हैं। तो रिक्वायरमेंट में क्या है कि एक तो स्टॉप वॉच चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, रिएजेंट कोलिन्स और फॉस्फोलिपिड, और एक पिपेट चाहिए सैंपल कलेक्शन के लिए, सैंपल की पिपेटिंग के लिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द पेशेंट सैंपल इन सोडियम सिट्रेट वाइल, यानी सबसे पहले तो आप पेशेंट का सैंपल लोगे सोडियम सिट्रेट वाइल के अंदर। फिर उसको क्या करोगे, आफ्टर देन सेंट्रीफ्यूज, यानी कलेक्शन के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे 2000 आरपीएम के ऊपर फॉर 3 मिनट। फिर क्या लोगे, टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड एडेड स्टैंडर्ड रिएजेंट्स इन इक्वल अमाउंट, यानी एक टेस्ट ट्यूब लोगे जिसके अंदर स्टैंडर्ड रिएजेंट जो है आपके दो प्रकार के हैं, एक तो कोलिन्स और एक फॉस्फोलिपिड, दोनों को इक्वल अमाउंट के अंदर ले लोगे, यानी 50-50 ml लोगे या फिर 100 माइक्रोलीटर ले लोगे। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर देन इंक्यूबेट द टेस्ट ट्यूब फॉर 1 मिनट एट रूम टेम्परेचर, यानी उसके बाद क्या है कि आपको टेस्ट ट्यूब को इंक्यूबेट करना है, यानी जब दोनों टेस्ट रिएजेंट इक्वल अमाउंट में ले लिए उसी टेस्ट ट्यूब को क्या इंक्यूबेट करना है 1 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट, एडिड 100 ml ऑफ पेशेंट सैंपल पेशेंट प्लाज्मा इन टेस्ट ट्यूब एंड स्टार्ट स्टॉप वॉच, और फिर क्या है टेस्ट ट्यूब के अंदर 100 ml आपको क्या मिलाना है, पेशेंट का प्लाज्मा मिलाना है, यानी जिस पेशेंट का एपीटीटी आपको चेक करना है उसका प्लाज्मा मिला देना है किसके अंदर, उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने पहले रिएजेंट लिए थे, और स्टॉप वॉच जो है उसको स्टार्ट कर देना है, यानी शुरू कर देना है। नेक्स्ट, वेहन क्लॉट इज फॉर्म, यानी जब क्या क्लॉट बन जाता है, स्टॉप टू स्टॉप वॉच, यानी स्टॉप वॉच की जो टाइमिंग उसको बंद कर दोगे, एंड रिकॉर्ड द क्लॉटिंग टाइम, दिस इज एपीटीटी, और आप क्या क्लॉटिंग टाइम को रिकॉर्ड कर लोगे, इसी को क्या बोलते हैं अपन, एपीटीटी बोलते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो इन केस ऑफ, यानी इन केस ऑफ इंक्रीज, यानी अगर टाइम इंक्रीज हुआ मिलता है आपको एपीटीटी का, तो मतलब क्या है हीमोफीलिया की कंडीशन है, या फिर क्या है डेफिशिएंसी है क्लॉटिंग फैक्टर्स की, यानी 7th 9th या 10th या 11th 12th 5th किसी क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से ये टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो एपीटीटी के प्रोसीजर में क्या करोगे, सबसे पहले तो पेशेंट का सैंपल लोगे किसके अंदर, सिट्रेटेड प्लाज्मा के अंदर, सिट्रेटेड वाइल में। फिर क्या करोगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे 2000 आरपीएम के ऊपर 3 मिनट के लिए। फिर एक टेस्ट ट्यूब लोगे, उसमें दोनों जो रिएजेंट है उनको इक्वल अमाउंट में लोगे। उसके बाद में उसको इंक्यूबेट करोगे 1 मिनट के लिए टेस्ट ट्यूब को रूम टेम्परेचर के ऊपर। फिर क्या करोगे, इसमें 100 ml क्या लो लोगे, पेशेंट का प्लाज्मा ले लोगे टेस्ट ट्यूब में, और स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दोगे। जब आपको क्लॉट फॉर्म हुआ नज़र आता है तो स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दोगे और एपीटीटी का क्या है टाइम रिकॉर्ड कर लोगे कि किस टाइम पे क्या है ब्लड की क्लॉटिंग मैकेनिज्म पूरी हुई थी। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में अगर इंक्रीज हो रहा है एपीटीटी का टाइम तो हीमोफीलिया की कंडीशन हो सकती है, या फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, यानी 7th क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी यानी उसकी कमी, 9th की कमी, या फिर 10th क्लॉटिंग फैक्टर की कमी, या फिर 11th क्लॉटिंग फैक्टर की कमी, या 12th क्लॉटिंग फैक्टर की कमी, या फिर 5th क्लॉटिंग फैक्टर की कमी। तो इनमें से किसी भी क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण क्या एपीटीटी का टाइम इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि ये सारे किसमें इन्वॉल्व है, इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर। नेक्स्ट देखिए, एपीटीटी प्रोलोंग इन फिव कंडीशंस, यानी एपीटीटी का टाइम ज़्यादा लंबा हो जाता है किन कंडीशंस के अंदर, यानी लीवर डिजीज़, यानी लीवर के अंदर डिजीज़ होगी, कोई अदर प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन पाए तो भी एपीटीटी का टाइम बढ़ सकता है। या फिर ओरल एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स, यानी आप क्या है ओरली कोई एंटीकोगुलेंट का ड्रग्स ले रहे हो, यानी मेडिसिन वगैरह ले रहे हो, तो उसकी वजह से भी क्या है एपीटीटी का टाइम बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिपेरिन, यानी हिपेरिन की क्या है इंजेक्शन ले रहे हो, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो उसको, तो उसके कारण और हिपेरिन आपको पता है एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट लोगे तो उसकी वजह से भी क्या है एपीटीटी का टाइम बढ़ सकता है। तो इसके मोस्टली 3 रीजन है, एंड लीवर डिजीज़, ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग्स हो गया, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिपेरिन, यानी हिपेरिन का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। नेक्स्ट है सेकंड, तो सेकंड टेस्ट कौन सा है, थ्रोम्बिन टाइम। तो थ्रोम्बिन टाइम देखिए डिटरमाइन बाय द एडिशन ऑफ
commercial available thrombin to citrate plasma in the presence of calcium ion। यानी क्या है, क्लोटिंग टाइम को डिटरमाइन करना क्या ऐड करके, एडिशन ऑफ कॉमर्शियल थ्रोम्बिन यानी कॉमर्शियली अवेलेबल जो बाजार से मिली हुई थ्रोम्बिन है उसको ऐड करके सिट्रेटेड प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम आयन की प्रेजेंस के अंदर क्या है, क्लोटिंग टाइम डिटरमाइन करना। तो द थ्रोम्बिन टाइम यानी टीटी आल्सो नोन एज द थ्रोम्बिन क्लोटिंग टाइम, यानी थ्रोम्बिन टाइम को अपन और क्या बोलते हैं, टीसीटी भी बोलते हैं, थ्रोम्बिन क्लोटिंग टाइम इज ए ब्लड टेस्ट दैट, यानी ये एक ब्लड टेस्ट है जो क्या मेजर करता है, क्या पता लगाता है, टाइम इट्स टेक फॉर ए क्लोट टू फॉर्म इन द प्लाज्मा, यानी एक प्लाज्मा कितना टाइम लेता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर, ब्लड सैंपल कंटेनिंग, यानी ब्लड सैंपल्स अगर कंटेनिंग करता हो क्या, एंटीकोगुलेंट्स, आफ्टर एन एक्सेस ऑफ थ्रोम्बिन हैज़ बीन एडेड, जब क्या है कि उसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट हो, यानी एंटीकोगुलेंट्स भी प्रेजेंट हो ब्लड सैंपल के अंदर, और उसमें एक्सेस अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट हो, थ्रोम्बिन प्रेजेंट हो, यानी थ्रोम्बिन ऐड कर दिया आपने, कॉमर्शियल थ्रोम्बिन, तो क्या है, कितना टाइम लेता है नॉर्मली एक पेशेंट का प्लाज्मा ब्लड क्लोटिंग के अंदर। तो शुरू से देखिए कि डिटरमाइन बाय द एडिशन ऑफ कॉमर्शियली अवेलेबल थ्रोम्बिन टू सिट्रेटेड प्लाज्मा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, यानी किसी पेशेंट के प्लाज्मा के अंदर कॉमर्शियली अवेलेबल यानी बाजार से अवेलेबल थ्रोम्बिन ऐड करके कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में अगर उसका क्लोटिंग टाइम चेक करते हैं तो वो क्या है, थ्रोम्बिन टाइम है। थ्रोम्बिन टाइम का दूसरा नाम क्या है, टीसीटी है, और ये एक ब्लड टेस्ट है जो क्या मेजर करता है कि क्लोट के अंदर कितना टाइम लगता है, कौन सी कंडीशन के अंदर, कि जब एक ब्लड सैंपल के अंदर क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट हो उसके प्लाज्मा में, और एक्सेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट हो, थ्रोम्बिन, यानी कॉमर्शियली अवेलेबल थ्रोम्बिन हो उसमें, उस कंडीशन में क्या है कि पेशेंट के प्लाज्मा के द्वारा कितना टाइम लिया जाता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर, वो क्या कहलाता है, थ्रोम्बिन टाइम। तो द थ्रोम्बिन टाइम आल्सो नोन एज थ्रोम्बिन क्लोटिंग टाइम, यानी थ्रोम्बिन टाइम को अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन क्लोटिंग टाइम भी बोलते हैं। ये ब्लड टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है दैट मीजर द टाइम इट टेक फॉर ए क्लोट टू फॉर्म, यानी जो क्या है क्लोट मैकेनिज्म का टाइम मेजर करता है कि कितना टाइम लेता है क्लोट बनने के अंदर इन द प्लाज्मा, एक प्लाज्मा के अंदर, और ब्लड सैंपल कंटेनिंग एंटीकोगुलेंट्स, और ब्लड सैंपल के अंदर क्या प्रेजेंट है, साथ में एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट है। आफ्टर एन एक्सेस ऑफ थ्रोम्बिन हैज़ बीन एडिड, और उसमें क्या ऐड कर दिया आपने, थ्रोम्बिन ऐड कर दिया एक्सेस अमाउंट में, उसके बाद वो कितना टाइम लेता है क्लोटिंग के अंदर। नेक्स्ट देखिए रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट क्या होती है टीटी के लिए यानी थ्रोम्बिन टाइम के लिए, कि एक तो क्या चाहिए आपको, टेस्ट ट्यूब चाहिए, नेक्स्ट क्या चाहिए, एक स्टॉप वॉच चाहिए, और क्या चाहिए, रिएजेंट चाहिए यानी थ्रोम्बिन चाहिए, और पिपेट चाहिए, टेस्ट पिपेट चाहिए किस चीज़ के लिए, स्पेसिमेंस की पिपेटिंग के लिए। नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर क्या है इसका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द पेशेंट सैंपल इन सोडियम सिट्रेट वाइल, यानी सबसे पहले तो आप सैंपल लोगे पेशेंट का कौन सी वाइल में, सोडियम सिट्रेट वाइल के अंदर। आफ्टर देन सेंट्रीफ्यूज द सिट्रेट वाइल एट 2000 आरपीएम फॉर 3 मिनट, फिर उसके बाद में क्या है, सेंट्रीफ्यूज करोगे सिट्रेट वाइल को कितने आरपीएम के ऊपर, 2000 आरपीएम के ऊपर, यानी राउंड पर मिनट के ऊपर 3 मिनट के लिए। नेक्स्ट टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड 200 माइक्रोलीटर थ्रोम्बिन रिएजेंट, एक तो टेस्ट ट्यूब लोगे और उसके अंदर आप क्या लोगे कि 200 माइक्रोलीटर क्या लोगे, थ्रोम्बिन रिएजेंट लोगे, क्योंकि आपको एक्सेस कॉमर्शियली अवेलेबल थ्रोम्बिन ऐड करना है उसके अंदर, इसीलिए। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, एक स्टॉप वॉच चाहिए, एक रिएजेंट के अंदर थ्रोम्बिन चाहिए, और पिपेट चाहिए। प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले तो आप क्या है, सोडियम सिट्रेट वाइल के अंदर पेशेंट का सैंपल लोगे, उसके बाद में उस सोडियम सिट्रेट वाइल को क्या कर दोगे, सेंट्रीफ्यूज कर दोगे, कितने आरपीएम के ऊपर, 2000 आरपीएम के ऊपर 3 मिनट के लिए। और फिर उसमें क्या करोगे कि एक टेस्ट ट्यूब लोगे अलग से, जिसके अंदर क्या ऐड करोगे आप, 200 माइक्रोलीटर थ्रोम्बिन रिएजेंट ऐड कर दोगे। नेक्स्ट देखिए ऐड 100 माइक्रोलीटर ऑफ पेशेंट प्लाज्मा एंड स्टार्ट द स्टॉप बाथ,
फिर क्या करोगे उसके अंदर, उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें क्या लिया था आपने 200 माइक्रोलीटर क्या लिया था थ्रोम्बिन, उसमें 100 माइक्रोलीटर क्या ऐड कर दोगे, पेशेंट का प्लाज्मा ऐड कर दोगे और स्टॉप वॉच को क्या कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे। वेन क्लॉट इज फॉर्म्ड यानी जब क्लॉट बन जाता है, स्टॉप टू वेन क्लॉट इज फॉर्म्ड स्टॉप टू स्टॉप वॉच यानी स्टॉप वॉच को बंद कर दोगे एंड रिकॉर्ड द टाइम, टाइम को रिकॉर्ड कर लोगे। और यही जो टाइम है दिस कॉल्ड टीटी यानी इसी को क्या बोलते हैं अपन, थ्रोम्बिन टाइम बोलते हैं। नॉर्मल वैल्यू क्या है इसकी, तो 10 to 20 सेकेंड यानी 10 से 20 सेकेंड। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है यानी किस वजह से बढ़ सकता है, तो किसी की हिपेरिन थेरेपी चल रही हो या फिर हाइपोफाइब्रिनोजन यानी फाइब्रिनोजन की किसी में कमी हो। तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या है थ्रोम्बिन टाइम का, कि सबसे पहले तो पेशेंट का सैंपल लोगे सिट्रेट वाइल के अंदर, उसको 2000 आरपीएम के ऊपर सेंट्रीफ्यूज कर दोगे 3 मिनट के लिए। फिर एक टेस्ट ट्यूब लोगे, उसके अंदर 200 माइक्रोलीटर आप क्या लोगे, थ्रोम्बिन। फिर उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या लोगे, पेशेंट का प्लाज्मा लोगे, कितने माइक्रोलीटर, 100 माइक्रोलीटर। फिर क्या है, जैसे ही ऐड कर दोगे आप पेशेंट का प्लाज्मा ऐड करते हो, स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दोगे। और जैसे ही पेशेंट का ब्लड क्लॉट हो जाता है तो क्या है, स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दोगे, रिकॉर्ड कर लोगे क्या कि कितने टाइम में ब्लड क्लॉट हुआ है। दिस इज कॉल्ड टीटी और इसी को क्या बोलते हैं अपन, थ्रोम्बिन टाइम बोलते हैं। नॉर्मल वैल्यू क्या है इसकी, 10 to 20 सेकेंड। हो सकता है 2-3 क्या है प्लस माइनस हो, यानी 20 से ऊपर भी हो सकता है, 20 से नीचे भी हो सकता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें अगर, तो हिपेरिन थेरेपी चल रही हो किसी पेशेंट की तो उस वजह से भी क्या है थ्रोम्बिन टाइम बढ़ सकता है। हाइपोफाइब्रिनोजन यानी फाइब्रिनोजन की कमी से भी क्या है थ्रोम्बिन टाइम बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट टॉपिक आपका हिमेटोलॉजी का क्या, एफडीपी यानी फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। तो फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स एफडीपी आर सब्सटेंस दैट रिमेन इन यूर ब्लड स्ट्रीम यानी एफडीपी सब्सटेंस है, प्रोडक्ट है, एक पदार्थ है जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी जो सर्कुलेट होता रहता है ब्लड उसके अंदर प्रेजेंट होता है। आफ्टर यूर बॉडी डिजोल्व ए ब्लड क्लॉट, और जिसके बाद क्या है कि आपकी बॉडी ब्लड क्लॉट को क्या कर लेती है, डिजोल्व कर देती है, मिक्स कर लेती है। यूर फाइब्रिनोलाइटिक यानी क्लॉट बस्टिंग सिस्टम मैनेज एंड रेगुलेट्स क्लॉट डिजोल्विंग, और आपका जो फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम है यानी क्लॉट को डिजोल्व करने वाला जो सिस्टम है, क्लॉट बस्टिंग का जो सिस्टम है, वो क्या है इसको मैनेज करता है और क्लॉट डिजोल्विंग को रेगुलेट करता है। क्योंकि जैसे कि अगर इंट्रेंसिक बॉडी के अंदर कोई क्लॉट हो गया, ठीक है, कोई इंजरी हुई, इंजरी के बाद ब्लड का क्लॉट हो गया, तो उसके बाद में जैसे वो इंजरी रिमूव होगी, हील हो जाएगी यानी घाव भर जाएंगे, तो वो क्लॉट है उसको रिमूव भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए कौन सा सिस्टम होता है, फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम। नेक्स्ट प्लाज्मिनोजन प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म यानी प्लाज्मिनोजन जो है वो आपके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, कौन सी फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज रिलीज फ्रॉम द वेस्कुलर एपिथेलियल सेल्स आफ्टर इंजरी एंड इट एक्टिवेट टू प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन यानी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, वेस्कुलर्स यानी वेसल्स के एपिथेलियल सेल से रिलीज होता है, ये आफ्टर इंजरी यानी इंजरी के बाद में। एंड इट एक्टिवेट टू प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन, और ये प्लाज्मिनोजन को किस में एक्टिवेट कर देता है, प्लाज्मिन के अंदर। नेक्स्ट FAD यानी फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन या फिर डी डाइमर इज इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर इनएक्टिव फाइब्रिनोलाइसिस एंड क्लॉट इन वेस्कुलर सेल्स यानी FAD या डी डाइमर एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है किसके लिए, इनएक्टिव फाइब्रिनोलाइसिस के लिए और क्लॉट इन वेस्कुलर सेल्स, और वेस्कुलर सेल्स के अंदर जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है उसके लिए। तो देखिए फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट क्या है, एक सब्सटेंस है जो आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या है कि योर बॉडी डिजोल्व एक ब्लड क्लॉट, जिसके द्वारा क्या है ब्लड क्लॉट्स को डिजोल्व करती है। और फाइब्रिनोलाइटिक क्या एक सिस्टम है जो आपके ब्लड क्लॉट्स को डिजोल्व करने की जो सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट प्लाज्मिनोजन आपकी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, और टिश्यू प्लाज्मिनोजन क्या है, एक्टिवेटर रिलीज जो किससे होता है, वेस्कुलर एपिथेलियल सेल से रिलीज होता है इंजरी के बाद में, और ये प्लाज्मिनोजन को किस में एक्टिवेट कर देता है, प्लाज्मिन के अंदर। और FAD और डी डाइमर क्या है कि इंपॉर्टेंट इनएक्टिव फाइब्रिनोलाइसिस टेस्ट है, यानी वेस्कुलर के अंदर होने वाले जो क्लॉट्स हैं उसका पता लगा सकते हैं। ये क्या है, सबसे पहले क्या है, सिंगल
फाइब्रिन यानी एक तंतु है फाइबर फाइब्रिन का, फिर क्या है दो तंतु मिले सिंगल फाइब्रिन के यानी फाइबर फाइब्रिन के, दोनों जुड़े किसके द्वारा, पोलोमर। कौन सा क्लोटिंग फैक्टर है, तो 12th क्लोटिंग फैक्टर क्या है, एक्टिवेट हो गया, जिसके द्वारा क्या है कि क्रॉस बन गया इनका, यानी क्या है दो तीन यूनिट एक साथ अटैच होगी तो क्रॉस बन गया, डाइमर यूनिट्स बन गई। फिर उसके बाद में क्या है प्लाज्मिन, प्लाज्मिन के द्वारा डी डबल डाइमर यूनिट जुड़ गई ठीक है, और ई और डी दोनों क्या है एक साथ कंबाइंड हो गए, यानी कंबाइंड होके क्या है क्रॉस लिंकिंग मैकेनिज्म बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या होती है, एक सिंगल यूनिट होती है फाइब्रिन की, फिर दो फाइब्रिन की यूनिट जुड़ती है, फिर उसके बाद में क्या बनता है, पोलोमर बनता है, यानी तीन फाइब्रिन की यूनिट जुड़ के एक क्रॉस लिंकिंग बना लेती है। और ये सारी किसके द्वारा जुड़ती है, प्लाज्मिन्स के द्वारा, और एक्टिवेट किसके द्वारा होती है, 12th क्लोटिंग फैक्टर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए फाइब्रिन जो बनी थी वो किसके द्वारा, फिर क्या है क्रॉस लिंकिंग ऑफ फाइब्रिन, यानी फाइब्रिन्स की क्रॉस लिंकिंग बन गई किसके द्वारा, 13 यानी फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर के द्वारा, 13 क्लोटिंग फैक्टर के द्वारा। फाइब्रिन से क्या बनता है आपका FDP यानी फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, अगर प्लाज्मिन आ जाए तो, और क्या बन जाता है, फाइब्रिन बन जाता है प्लाज्मिन के द्वारा, वो डी डाइमर ऐसे भी बन जाता है। डी डाइमर ऐसे के द्वारा अपन क्या इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी फाइब्रिन के ऊपर अगर प्लाज्मिन आता है तो क्या बनता है FTP, और फाइब्रिन के ऊपर प्लाज्मिन से फाइब्रिन की अगर क्रॉस लिंकिंग मैकेनिज्म होगी यानी डाइमर की यूनिट जुड़ गई तो फाइब्रिन बना, यानी बहुत सारे फाइब्रिन अटैचमेंट हो गए, उसके अंदर अगर प्लाज्मिन आता है तो क्या बनता है, डी डाइमर ऐसे बनता है। नेक्स्ट देखिए डी डाइमर डेफिनेशन क्या है उसकी, डी डाइमर की, तो इन दिस प्रोसेस टू फाइब्रिन आर कनेक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंकिंग फाइब्रिन, यानी डी डाइमर का मतलब क्या है, दो यूनिट, डाई डाइमर, तो मतलब क्या है कि इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर टू फाइब्रिन आर कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी दो फाइब्रिन की यूनिट कनेक्ट हो जाती है एक दूसरे के साथ, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंकिंग फाइब्रिन, और क्या बना लेती है, क्रॉस लिंकिंग फाइब्रिन बना लेती है। क्लिनिकल यूज ऑफ डी डाइमर ऐसे, यानी इस डी डाइमर ऐसे का अपन क्लिनिकली यूज क्या कर सकते हैं, तो दिस इज ए 95% सेंसिटिव मार्कर फॉर ब्लड क्लोटिंग फॉर्मेशन, यानी ये क्या है 90% सेंसिटिव मार्कर है किस चीज़ का, ब्लड क्लोट फॉर्मेशन का। दिस आल्सो यूज फॉर स्ट्रोक एंड रीनल आर्टरी डिजीज एंड MI, और इसको अपन किस चीज़ का पता लगाने के लिए कर सकते हैं, यानी कोई स्ट्रोक आ गया उसका पता लगा सकते हैं, या रीनल आर्टरी के अंदर कोई डिजीज़ हुई उसका पता लगा सकते हैं, या MI को डिटेक्ट करने के लिए पता लगा सकते हैं, यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के द्वारा। क्लिनिकल सिग्निफिकेशन क्या है, तो हर डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, और MI यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की वजह से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है FDP के अंदर। तो डी डाइमर क्या है कि सबसे पहले दो फाइब्रिन की यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच होती है और वो क्रॉस लिंकिंग फाइब्रिन बना लेती है। क्लिनिकल यूज ऑफ डी डाइमर ऐसे का क्या है कि ये ब्लड क्लॉट को डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए 95% सेंसिटिव है ये, और ये स्ट्रोक को डिटेक्ट करने के, रीनल आर्टरी डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर MI यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को डिटेक्ट करने के लिए भी काम में लिया जा सकता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो गए जैसे हार्ट डिजीज हो गई, MI यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर ऑन फ्रोजन सेक्शन, यानी फ्रोजन सेक्शन के ऊपर होगा।
अभी आपके हिस्टोपैथोलॉजी के 2 टॉपिक बचे हैं, यानी फ्रोजन सेक्शन और म्यूजियम स्पेसिमेन माउंटिंग बची है। यानी स्पेसिमेंस को अपन लंबे समय तक किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं वो, और सेक्शन को फ्रीज किस तरीके से कर सकते हैं, जो हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड है, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।